नमस्कार साथियों। आज बहुत खुशी की बात है कि हम मिल रहे हैं इस सह शिक्षा साहचर्य के पृष्ठ पर। और आज जो मुझे विषय दिया गया है ये है हिंदी में रोजगार के अवसर। तो मैं आप लोगों के समक्ष इस विषय पर अपनी बात रखूंगा और कोशिश करेंगे कि हम हिंदी के जो से जुड़े जो चीज़ें हैं, जुड़ी जो रोजगार हैं, उनके बारे में जानें। सबसे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा कि मातृभाषा में जो रोज़गार है या जो कामकाज हैं, उनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि जो कार्य करने वाले लोग होते हैं मातृभाषा में, उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। और जो दूसरी भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में काम करते हैं, उनकी तुलना में उसका प्रभाव ज़्यादा होता है जो कि मातृभाषा में कार्य करते हैं। महात्मा गांधी जी ने भी यही कहा था कि जो मातृभाषा का स्थान और दूसरी कोई भाषा नहीं ले सकती। और वो तो ये भी कहते थे कि मुझे यदि कुछ समय के लिए निरंकुश बना दिया जाए तो मैं विदेशी भाषा को तुरंत बंद कर दूंगा। ये बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती है और पढ़ने व नकल करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये जो गांधी जी ने कहा था, आप इसे समझ सकते हैं कि उनका कितना आग्रह था मातृभाषा में कार्य के प्रति। मैं अब एक सेकेंड। हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था कि किसी भी सभ्य देश में विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान नहीं की जाती। विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने से छात्रों का मन विकारग्रस्त हो जाता है और वे अपने ही देश में स्वयं को विदेशी सिद्ध करते जान पड़ते हैं। आप सोच सकते हैं जब विदेशी भाषाओं में कार्य करना कितना कठिन हो जाता है जिसने उसमें पढ़ा न हो। टैगोर ने उस समय कहा था, आज से इतने साल पहले। जो नई शिक्षा नीति अभी आई है वो भी हम लोगों को मातृभाषा में और देश की भाषाओं में कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। और अब कुछ समय शायद बदल रहा है और जिससे हम हिंदी में और भारतीय भाषाओं में कार्य के नए नए अवसर आएंगे और उन पर कार्य कर सकेंगे। 21वीं सदी का जो युग है वो सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी का है। और इसमें बहुत से तंत्र विफल हो गए हैं। क्रांतियाँ, खूनी क्रांतियाँ हैं, परमाणु युद्धों का भय है और उससे अधिक विनाशकारी है जेनेटिक ढंग से की गई जो हत्यारी साजिशें, प्रयोगशाला में बने जीवाणुओं और विषाणुओं का आतंक, जिससे हम सब रूबरू हो रहे हैं। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है मनुष्य का बचना। और मनुष्य बचेगा तो उसकी भाषा और उसके रोजगार बचेंगे, और रोजगार बचेंगे तो समाज बचेगा। तो हम आज उन रोजगारों की बात करेंगे जो हिंदी पढ़ने वाले, हिंदी में काम करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध हैं। बस आवश्यकता है कि हम उनके लिए तैयार हो सकें और उन विद्यार्थियों को तैयार कर सकें। ये बुरा समय थोड़े समय में या कुछ महीनों में बीत जाएगा और हम फिर से अपने कार्यों में लग जाएंगे अच्छी तरह से। और यही आशा और विश्वास लेकर हम आज इस पर बात कर रहे हैं कि हिंदी में रोजगार के जो अवसर हैं वो कौन कौन से हैं। हिंदी में रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं है। ये बात आप भूल जाइए कि हिंदी में काम करने के लिए आपको अंग्रेजी जाननी ज़रूरी है या अंग्रेजी के बिना आपका रोज़गार अच्छी तरह हो नहीं सकता। सबसे पहले आप देखिए कि राजभाषा हिंदी की ही बात करें, जो जिसमें सरकारी कामकाज होता है। और राजभाषा हिंदी जो बैंकों में, सरकारी प्रतिष्ठानों में, देश विदेश के सरकारी संस्थानों में हिंदी सलाहकार के रूप में, बैंक में जो है हिंदी अधिकारी के रूप में, और हिंदी टंकक, हिंदी अनुवादक, हिंदी
से जुड़े जितने भी कार्य होते हैं राजभाषा के, उन सब के रूप में एक बड़ा अच्छा करियर हमारे विद्यार्थियों के पास है। बच्चे अगर बीए और एमए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी उनका एक विषय है और अनुवाद में डिप्लोमा है या संस्कृत और हिंदी है, तो अनुवाद में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र लेकर इन नौकरियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए उनको हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक, राजभाषा प्रबंधक, आशुलिपिक, टंकक और देश के लगभग सरकारी और गैर सरकारी बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं, संस्थान हैं जिनमें ये सब नौकरियां उपलब्ध हैं। तो थोड़ा सा अगर आप सतर्क रहें तो राजभाषा हिंदी में से जुड़े हुए आपकी बहुत सी नौकरियां खाली पड़ी हैं और उनको आप पा सकते हैं। बहुत ही बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी भाषा को अच्छी तरह से जानने की और अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। दूसरा जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वो है बहुभाषिक और द्विभाषिक क्षेत्र है, यानी अनुवाद का क्षेत्र है, दुभाषिया का क्षेत्र है। मित्रों, आज की जो सदी है ये भाषाओं की सदी है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये बहुभाषिक और द्विभाषिक से अधिक बहुभाषिक होने का समय है। खास तौर से हम जो बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं वे सब 2, 3, 4, 5 भाषाएं भी जानते हैं, कुछ लोग इससे अधिक भी जानते हैं, परंतु 2-3 भाषाएं तो लगभग सबको आती हैं। और इन भाषाओं में बहुत सारे अवसर हैं, रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं। आप देखिए कि अनुवादक की नौकरी है। अनुवाद एक इतना बड़ा क्षेत्र बन गया है कि ऐसी कोई फॉरेन की या विदेश की कंपनी नहीं है जिसको अनुवादकों की ज़रूरत न पड़ती हो। इसके साथ साथ जितने बड़े पोर्टल हैं, जितने बड़ी जो है हमारे न्यूज़ पोर्टल के साथ साथ जो सामान बेचने वाले और उसके साथ साथ सोशल नेटवर्किंग वाले जितने भी बड़े पोर्टल हैं, सबको बहुत सारे अनुवादकों की आवश्यकता होती है और कई भाषाओं में ज़रूरत होती है। तो यानी भारत की तो सभी भाषाओं में। आप सोच सकते हैं कि इंटरनेट भारत की कितनी भाषाओं में चलाया जाता है, तो 20 से अधिक। तो अगर 20 से अधिक भाषाओं में इंटरनेट का गूगल खुल रहा है तो वो सारे पेजेस अनुवाद करने वाले आप लोग ही हैं। तो अनुवादक का बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत बड़ा कार्य है और इसके लिए बहुत ही आकर्षक पैसे मिलते हैं। यदि 1000 या 2000 शब्द आपने कर लिए, जिसके लिए 2 से 3 घंटे, 4 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इससे आपको एक बहुत अच्छी जो है आय हो जाती है। प्रति शब्द के हिसाब से पेमेंट होता है। तो मित्रों, अनुवादक का काम बहुत अच्छा सम्मानजनक है। घर बैठे आपको काम करना है, कहीं जाना नहीं है और अच्छा पैसा उससे कमा सकते हैं। फ्री अनुवादक की नौकरी भी होती है जो इन बैंकों में और कई बहुत सारे जो सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में होती हैं। और उसके साथ साथ फ्रीलांस अनुवादक बनना तो और भी अच्छा है। यदि आप दो या दो से अधिक भाषाएं जानते हैं तो अनुवाद के लिए बहुत अच्छा आपके लिए एक मौका रहता है। और अगर कोई विदेशी भाषा का भी ज्ञान आपको है तब तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात होती है। यानी कि अगर आप कोई दूसरी विदेशी भाषा जानते हैं तो आपके लिए एक उस भाषा से भारत की हिंदी या दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं और बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है। आप अपनी अनुवाद कंपनी खोल सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेखकों के कार्यों का हिंदी में अनुवाद इस तरह का कार्य हो सकता है। और हिंदी के लेखकों की और भारतीय भाषाओं के लेखकों की जो श्रेष्ठ कृतियां हैं, पुरस्कृत कृतियां हैं, उन सब का दूसरी भाषाओं में अनुवाद किया जा सकता है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन संस्थान हैं, अनुवादक हैं, संपादक हैं, कंपोज़र हैं, उनके साथ भी जुड़कर आपका कार्य हो सकता है। प्लस जो मीडिया का कार्य जब से शुरू हो गया है तो फिल्मों, धारावाहिकों का हिंदीकरण होता है, हिंदी धारावाहिकों का तमिलीकरण या फिर कहें तेलुगुकरण, इस तरह और विदेशी भाषाओं में भी उनका जो है अनुवाद होता है। अगर आप एशिया के किसी देश में जाएंगे तो हो सकता है आप कभी टेलीविज़न ऑन करें तो आपका एकता कपूर का सीरियल ही चलता वहाँ पर दिखाई देगा, और वो लोकल वहाँ की स्थानीय भाषा में। वियतनाम, कंबोडिया या फिर थाईलैंड, ये श्रीलंका जाएंगे तो आपको ये सारे चैनल और ये प्रोग्राम, आपके यही प्रोग्राम वहाँ चलते दिखेंगे उनकी भाषाओं में।
यानी इतना बड़ा इसका क्षेत्र है, और उसका अनुवाद करने वाले लोग कौन हैं? हम आप जैसे ही लोग होते हैं। फिर जो विदेश की फ़िल्में आती हैं, उनकी डबिंग होती है, उनके सबटाइटलिंग होती है, तो वो सारा कार्य भी हिंदी और भारतीय भाषाओं के लोग ही करते हैं। विज्ञापन जो बनाए जाते हैं वो एक भाषा में बनते हैं, अंग्रेजी में या हिंदी में, और फिर भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाता है। उसके लिए भी बहुत ही आकर्षक पैसा दिया जाता है, और आकर्षक रूप से वो रोजगार उसमें मिल सकता है। तो उसमें भी आप मीडिया से जुड़कर इस कार्य को कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो विदेशी चैनल हैं, जैसे कि एनिमल प्लैनेट है, डिस्कवरी चैनल है, नेशनल जियोग्राफिक है, और भी बहुत सारे, हिस्ट्री है, इस तरह के जो चैनल हैं, और टेलीशॉपिंग वाले भी, तो ये सब हिंदी में कार्यक्रम जो है अपने दिखाना चाहते हैं, जो विदेशी भाषाओं से, और उनके अनुवाद, उनके जो हिंदीकरण, उनका हमारे आप जैसे लोग ही करते हैं। मित्रों, आप ये सोच सकते हैं कि जो दुनिया के बहुत बड़े प्रकाशक हैं, हार्पर कोलिंस, पेंगुइन, पियर्सन, ये सब हिंदी में अब आ गए हैं और हिंदी में प्रकाशन करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्योंकि हिंदी का बड़ा बाजार इनको समझ में आ गया है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप द्विभाषिक या बहुभाषिक हैं, तो अनुवाद कार्य की बहुत सारी जो है संभावनाएं आपके पास हैं, और आप बहुत अच्छी तरह से इनको, इसमें रोजगार पा सकते हैं। इसकी योग्यता यही है कि आपके पास दो भाषाएं कम से कम अच्छी आती हों। तो तीसरा विषय जो है हिंदी टीचिंग का है, हिंदी शिक्षण का है। हिंदी शिक्षण नर्सरी से लेकर पीएचडी तक किया जाता है, और ज़्यादातर लोगों को तो पता है, फिर भी मैं बता दूं कि जो डीएड, बीएड, एलटी, एमएड, ये सब करके हिंदी पढ़ाने का तो एक नॉर्मल जो व्यवस्था है ही देश में, नेट सेट करके विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में भी अध्यापन किया ही जाता है। लेकिन इसके साथ साथ विदेशियों को हिंदी पढ़ाने का कार्य भी होता है। जो भारतीय विदेशों में बस गए हैं, या शादी करके गए, या किसी और कार्य से गए, और वहाँ कुछ नहीं तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कहीं जुड़कर हिंदी पढ़ाने लगे, अगर उन्हें हिंदी अच्छी आती है, और सच मानिए कि वो यहाँ के नियमित अध्यापकों से ज़्यादा अच्छी स्थिति में होते हैं। तो उनको क्यों ऐसा अवसर मिलता है? क्योंकि विदेशों में डिग्री और नेट सेट से ज़्यादा आपकी भाषिक कुशलता देखी जाती है, और इस आधार पर विदेशियों को हिंदी पढ़ाने का कार्य वहाँ पर आपको मिल सकता है। आज संसार के 250 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। अमेरिका के करीब 70 विश्वविद्यालयों में, और चीन के करीब 20 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी का विधिवत अध्यापन किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा क्षेत्र पड़ा है विदेशों में भी हिंदी पढ़ाने वालों का, और हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। हम यहाँ से सोचते हैं, लेकिन विदेशों में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जाते किसी और कार्य से हैं, और हिंदी भी पढ़ाने लगते हैं, और उसको भी करियर बना लेते हैं। इसके साथ साथ जो भारत में नौकरी करने विदेशी लोग आते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में, या किसी और सरकारी मिशन के ऊपर, या किसी अधिकारी के रूप में आते हैं, दूतावासों में आते हैं, वो भी हिंदी उनको सीखना होता है, और उन विदेशियों को हिंदी पढ़ाने का कार्य हम आप जैसे लोग ही करते हैं। मुंबई में तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा में विदेशियों के लिए नियमित कक्षाएं चलती हैं, और उसमें दूतावासों के लोग आकर पढ़ते हैं। इसी तरह दिल्ली में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं, ऐसे संस्थान हैं जो विदेशियों को हिंदी पढ़ाते हैं। इनको पढ़ाने के लिए हमारे आप जैसे ही शिक्षकों की आवश्यकता होती है। और इसी तरह से तो आप सोच सकते हैं, हिंदी शिक्षण का कार्य छोटा नहीं है। जो ये सोचते हैं कि हमको यहाँ नहीं नौकरी मिल रही है, वो दूसरे देशों में भी कोशिश कर सकते हैं, और संभव है कि आपको कहीं बाहर भी नौकरी मिल जाए। जो कि एक तो तरीका है, यहाँ से डेपुटेशन पर भेजे जाते हैं अध्यापक, और दूसरा है कि वहाँ रहने वाले, या डायरेक्ट आप वहाँ पर सीधे सीधे अप्लाई कीजिए, और अगर आपका हो जाता है तो आप वहाँ पढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक संभावना बहुत अच्छी बनी हुई है। तीसरा जो क्षेत्र है, चौथा क्षेत्र है, वो है पत्रकारिता। मित्रों, पत्रकार, संपादक, संवाददाता, उपसंपादक, प्रूफ रीडर, टाइपिस्ट, ये सब तो नौकरियां होती ही हैं। चाहे इनके बिना कोई भी मीडिया हाउस, कोई भी अखबार, कोई भी चैनल चल नहीं सकता है। पर इसके साथ साथ टेलीविज़न, रेडियो के चैनल्स, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में नौकरियों की कोई कमी नहीं है।
आप ये ध्यान रखिए कि हर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का जो भी कोई भी विभाग हो, तो वहाँ पर सबसे अच्छी नौकरियाँ या सबसे अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं उनको नौकरियां आराम से मिल जाती हैं। लेकिन जो पिछड़े होते हैं उनको कोई शायद मुश्किल से चांस मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिछड़े विद्यार्थी नहीं हो सकते, होंगे ही, लेकिन निश्चित रूप से यदि आपको अपना कार्य करना है तो आपको अपनी भाषा और अपने ज्ञान को तो पुख्ता करना ही होगा। तो हिंदी मीडिया में इस समय पत्रकारिता के क्षेत्र में संपादकों, संवाददाताओं, उपसंपादक, रिपोर्टर, न्यूज़ रीडर, प्रूफ रीडर, इन सब की बहुत ज़रूरत है, हमेशा रहेगी, क्योंकि ये मीडिया आजकल ऑनलाइन हो गया है और ऑनलाइन में भी इसकी आवश्यकता बढ़ती जा रही है। पत्र पत्रिकाओं में और इन मीडिया हाउसेस में इनकी ज़रूरत पड़ती है। जो पारंपरिक पत्रकार हैं उनके साथ साथ अब और भी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, तो ऑनलाइन पोर्टल्स के साथ जुड़कर भी, और इसके साथ साथ इसके लिए योग्यता है क्या है, जनसंचार में पीजी डिप्लोमा चाहिए। तो जनसंचार या पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त करके आप पत्रकारिता से जुड़ सकते हैं। और ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में आपको पता ही है, फिर भी हम उन पर बात कर रहे हैं। साहित्यिक हिंदी से जुड़कर भी आप अपना रोजगार और व्यवसाय चला सकते हैं। आप एक लेखक बन सकते हैं। लेखक बनना रचनात्मकता सब में होती है, और अगर आप लेखक बनना चाहते हैं वो तो अच्छा ही है, लेकिन एक लेखक टेक्निकल होता है। जैसे आजकल बहुत ज़ोर शोर से आता है कि बेस्ट सेलिंग राइटर या बहुत अच्छा लेखक बनिए, कैसे बनेंगे? तो मित्रों, इस लेखक बनने का भी एक तरीका है। आप मार्गदर्शक पुस्तकें लिख सकते हैं, जो मोटिवेशनल बुक्स हैं, जो आपको सेल्फ हेल्प गाइड्स हैं, जो रुचिपरक पुस्तकें हैं, जो मनुष्य की आदतों, शौक और ज़रूरतों पर आधारित लेखन है, उससे जुड़ी हुई पुस्तकें लिख सकते हैं। प्रकाशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आज आप सेल्फ पब्लिश कर सकते हैं, और अगर आपका विषय अच्छा है, आकर्षक है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो आप उसको आराम से उससे अच्छी कमाई आपको हो सकती है। इसके साथ साथ कोश निर्माण, लोक साहित्य का सर्वेक्षण और उसका दृश्य श्रव्य माध्यम में रूपांतरण, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है जिसको आप कर सकते हैं, जिसके लिए किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखें कि किस विषय के कोश नहीं है, किस क्षेत्र के किस ज्ञान की शाखा के कोश की ज़रूरत है, अगर आप उसमें थोड़ा सा मेहनत करें और उस विषय के अध्येता के साथ जुड़कर कार्य करें, तो कोश निर्माण भी कर सकते हैं। विश्व में ज्ञान की करीब 600 से अधिक शाखाएं हैं, और सबके कोश नियमित रूप से उपलब्ध नहीं है, और दूसरी भाषाओं में भले हों, किसी भी भाषा में हर ज्ञान की शाखा के कोश उपलब्ध नहीं है। तो आप भले ही हिंदी के हैं, लेकिन आप दूसरे विषयों से संबंधित कोश निर्माण भी कर सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा कार्य हिंदी के लिए हो सकता है। फिर लोक साहित्य का सर्वेक्षण, हमारा जो लोक साहित्य है जो समाप्त हो रहा है, हमारे जो लोकगीत हैं, जो लोक परंपराएं हैं, जो लोक कथाएं हैं, लोक से जुड़ी हुई जो बहुमूल्य चीज़ें हैं, उनका संरक्षण और उनका दृश्य श्रव्य माध्यम में रूपांतरण बहुत आवश्यक है। राम बहादुर मिश्र जी ने जैसे अवधी लोकोक्तियों का एक कोश उन्होंने छापा है, और दूसरा उनका सबसे महत्वपूर्ण कोश है जो उन्होंने अवधि 1000 अवधि गीतों का, होली गीतों का 1000 अवधि होली गीतों का संकलन छापा है, जो हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से छपा है। तो आप सोच सकते हैं कि लोक साहित्य का सर्वेक्षण करके उसको सुरक्षित किया जाए, उसको ऑनलाइन जगहों पर रखा जाए, ये भी बहुत ज़रूरत है। और कॉपीराइट फ्री साहित्य का उपयोग आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे कि जो सन 1960 से पहले का के जो लेखक हैं, तो उन लेखकों के साहित्य का आप बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो उसको आप ऑडियो विजुअल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है। उसको आप चाहें तो उन चीज़ों को आप उन पर जो भी कुछ लिखना चाहें, कुछ उनका नाट्य रूपांतरण करना चाहें, उनका उनका विधागत रूपांतरण करना चाहें, उनके ऊपर उनको छापना चाहें अपनी तरह से,
कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो अब कॉपीराइट से मुक्त हो चुका है 60 साल पहले का। इसलिए साहित्य से जुड़कर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो लेखन में भी बहुत संभावनाएं हैं, और अगर आप थोड़ा बहुत लिखने के शौकीन हैं तो आपके पास बहुत कुछ लिखने के लिए इसमें है। इसके साथ साथ तो लेखक बनने के साथ साथ प्रौद्योगिकी में हिंदी का जो प्रयोग है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप देखिए जो आईटी सेक्टर है, हिंदी सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं, और उसके साथ साथ जो सॉफ्टवेयर कंपनियां और कंटेंट राइटिंग वाली जो कंपनियां हैं, उन सब ने हिंदी के लिए बहुत सारा जो है एक वातावरण खोल दिया है नौकरी करने के लिए। तो आईटी सेक्टर में जो एजुकेशन से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, अब आप जो 12वीं तक के लिए जो शिक्षा प्रदान करने वाली कंपनियां हैं उनको तो आप जानते हैं, विज्ञापन उनका रोज रोज आता है। लेकिन इसके साथ साथ जो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, वो जिसकी शुरुआत सबसे पहले आईआईटी मुंबई ने की थी, और और भी बहुत से लोगों ने की है। लेकिन जो प्रौद्योगिकी में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़े और कैसे बढ़ा है, उससे जुड़ी हुई बहुत सी नौकरियां सी डैक ने बहुत सारा माहौल हमारे लिए विकसित किया है, जो हमको फायदेमंद साबित हुआ है हमारे देश के लोगों के लिए। तो जो थोड़ा सॉफ्टवेयर जानने वाले, अगर आप हिंदी जानते हैं और हिंदी अच्छी आपने पढ़ी है और 6 महीने का सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत सारे सेक्टर खुल जाते हैं नौकरियों के। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को परिभाषित करना और नए नए शब्दों का विकास करना और उनकी जानकारी के साथ हिंदी भाषा में लोगों के लिए सूचना परक साहित्य रचना और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जिसमें रोजगार के बहुत सारे अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। तो मुख्य बात है कि आप अपनी भाषा में दक्ष हों, ये तो एक सबसे बड़ी आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता है कि आप उसके साथ साथ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी सीख लें। तो आईटी सेक्टर भी है ऐसा जिसमें भाषा के लिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जो बहुत सारे पोर्टल बनते हैं, उन सब के साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि आपको हिंदी के लोग वहाँ जुड़े होते हैं जो उन पोर्टल्स को बनाने में मदद करते हैं, प्रोग्रामिंग में मदद करते हैं। तो इसलिए बिना हिंदी के जाने वो सारे पोर्टल चलाए नहीं जा सकते। इसके साथ साथ मित्रों, अगला एक बहुत बड़ा सेक्टर है टेक्निकल राइटर या कंटेंट राइटर, जिसको आजकल कहते हैं तकनीकी लेखक। आप देख लीजिए, शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही है। शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी में बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता है। अब जो उत्तर भारत या हिंदी भाषी क्षेत्रों के जो विद्यार्थी हैं, या फिर कहीं भी ले लें, दक्षिण भारत हो, पूर्वी भारत हो, सब जगह जो विद्यार्थी हैं वो मातृभाषा या स्थानीय भाषा में ही दक्ष होते हैं। तो उनके लिए जो हिंदी के अलावा जो दूसरा विषय है, दूसरे सारे विषय हैं, उनको अ, हिंदी में या सरल हिंदी में उपलब्ध करवाना भी एक बहुत बड़ा काम है, और जिसका उनको लाभ मिलता है और वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। बहुत, और इसी तरह हिंदी हो या भारतीय भाषाएं हो, उनमें सब में यही बात लागू होती है। तो अगर समाज शास्त्र, शिक्षा शास्त्र और विज्ञान, अ, इतिहास, इन सब से जुड़ी हुई जो अकाउंट्स हैं, मीडिया है, इन सब के जो विषय ऐसे हैं जिनमें बच्चे तो वहीं से आते हैं ना, स्थानीय जगहों से, और सबकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं होती है। तो इसलिए उनको ज्ञान से वंचित न रखा जाए। तो आप हिंदी और भारतीय भाषाओं में उन चीज़ों को, उनसे जुड़ी तकनीकी पुस्तकों का, तकनीकी विषयों की पुस्तकों का लेखन करें। वैज्ञानिक सामाजिक विषयों का से जुड़ा हिंदी पुस्तकों का लेखन करें। जो सहायक पुस्तकें हैं, जो पढ़ाई में सहायक होती हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन सहायक पुस्तकों का लेखन आप हिंदी और भारतीय भाषाओं में करें। पाठ्य पुस्तकों का लेखन किया जाए। ज़्यादातर तो आप देखते हैं कि जो रचनात्मक पुस्तकें तो संपादित कर ली जाती हैं पुराने लेखकों की, लेकिन जो सूचना परक, ज्ञान परक जो पुस्तकें हैं, उनका लेखन किया जाता है और उनसे ली जाती हैं चीज़ें। तो ये हो सकता है। इसके साथ साथ भारतीय साहित्य, संस्कृति, भाषाओं, बोलियों, त्योहारों, भारत के इतिहास और भारत की जो संपदाएं हैं, उन सब के ऊपर
भी किताबें और सामग्री लिखी जा सकती है। यदि आप सोचें कि हमारी वन संपदा है, जो हमारी जो है, अगर कहें कि जो हमारी जो वन्य संपदा है, इसके साथ साथ जो हमारे त्योहार हैं, हमारे देश की जो इतनी बोलियां हैं, हमारे देश में जो इतने त्योहार हैं, भाषाओं के साथ जुड़कर जो कार्य हुआ है, हमारी संस्कृति के जो विभिन्न पहलू हैं, जो आप देखें कि लोक त्योहार हैं, लोक परंपराएं हैं, लोक वाद्य हैं, लोक संगीत है, इनके ऊपर सामग्री है कहाँ? हम कहीं कहीं सुन लेते हैं, पर इनके ऊपर लिखी हुई सामग्री अगर ढूंढने लगिए तो हर भाषा में आपको छिटपुट सामग्री मिलेगी। इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा है, यदि आप चाहें तो उनके ऊपर आसानी से बहुत बढ़िया जो है सामग्री लिख सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये जो सामग्री है, इसके लिए कुछ आपकी योग्यता नहीं है। आपकी योग्यता है कि अच्छी हिंदी का ज्ञान, और उसके साथ साथ आपके मन में एक ये विचार है कि हाँ, मुझे ये चीज़ लिखनी है, ये करनी है। तो आप तकनीकी लेखक बन सकते हैं, कंटेंट राइटर जिसको कहते हैं। आजकल जो 12वीं तक के जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जो डीपीएस है या रायन है या इस तरह से जो भी हैं, सब अपनी किताबें और उनके नोट्स लिखवाते हैं और उनकी पुस्तकें बनवाते हैं। उसके लिए फुल टाइम राइटर्स को आप एम्प्लॉय करते हैं। तो पूरी अच्छी अच्छी तनख्वाह पर ये नौकरियां उपलब्ध हैं, जिसमें आपको अब हिंदी में अपने विषय की किताबें वहाँ लिखकर सामग्री देनी होती है, और ये लगातार ऑनगोइंग नौकरियां हैं, चलती रहती हैं। तो इसलिए कंटेंट राइटर या तकनीकी राइटर के रूप में भी आप अपना रोजगार चला सकते हैं। मित्रों, न्यू मीडिया में हिंदी। अब न्यू मीडिया जिसको कहते हैं, जहाँ पर आपके पास जो एक डिवाइस होनी चाहिए, लैपटॉप या मोबाइल, और उसके साथ इंटरनेट जुड़ा होना चाहिए, वो न्यू मीडिया। तो न्यू मीडिया में हिंदी पत्र पत्रिकाओं में, हिंदी के पोर्टल्स में, हिंदी के जो है से जुड़े जो भी साहित्य और समाचार से जुड़े पोर्टल हैं, उनमें लेखक जो है बहुत सारे हैं, उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरत है कि वो वहाँ पर अपनी सामग्री लिख कर देते रहें। फ्रीलांस कंटेंट जो यानी सामग्री जो है प्रोवाइड करने वाले, देने वाले लेखक हैं, उनकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि न्यू मीडिया एक ऐसा विशाल राक्षस की तरह है, या कुंभकर्ण कह लें, कि इसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती, और इसको जितना भी आप सप्लाई करेंगे सामग्री, उतना ही वो पचा जाएगा। उसको रोज़ चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री चाहिए। आप जितना दे सकते हैं दे दीजिए, उसको कोई कमी नहीं है। इसलिए आप जितना चाहें उस पर लिख कर देते जाइए, उनको उनको हमेशा ज़रूरत इसकी होती ही है। तो ये जो इसमें नौकरियां भी हैं और इसमें फ्रीलांस टाइप भी आप काम कर सकते हैं, तो दोनों तरह से आपको ये सुविधा वहाँ पर है। इसी तरह से हिंदी के जो पोर्टल बनते हैं, उनमें भी बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे काम हैं, और हज़ारों लोग भी काम करते हैं किसी किसी पोर्टल में। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इन पोर्टल्स में नौकरियां मिलती हैं, जिसमें आपको उनके अनुसार अपनी भाषा को तय करके वहाँ पर प्रस्तुत करना होता है। मित्रों, इसके साथ आप यूट्यूब के वीडियो भी बना सकते हैं, फेसबुक के वीडियो भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वीडियो बनाने से हिंदी का क्या संबंध है? मैं कहता हूँ हिंदी से संबंधित ही वीडियो बनाइए। हिंदी भाषा से, हिंदी संस्कृति से, हिंदी साहित्य से, हिंदी के लेखकों से, हिंदी की रचनाओं से, हिंदी की कविताओं से, हिंदी की कहानियों पर, इन सब पर आधारित आप वीडियो बनाइए, ऑडियो बनाइए। अगर आप YouTube और Facebook पर अपना चैनल, जो कि मुफ्त में खुल जाता है, उसको खोल लेते हैं, और उस पर आप अपने वीडियो बना बना कर डालने लगते हैं, कम से कम 3 मिनट का वीडियो हो, उससे कम ना हो, और जिस दिन 1,000 व्यूवर, आपके 10,000 व्यूवर हो जाते हैं, 10,000 लोग आपके इन चैनल्स को देखने लगते हैं, उस दिन से प्रति सेकंड व्यूवरशिप के लिए आपको यूट्यूब और जो फेसबुक पैसे देना शुरू करता है। तो अगर आपने साल 6 महीने ऐसे वीडियो बना दिए, और लोगों के देखने वालों की अच्छी संख्या हो जाती है 10,000, जो कि शायद हो ही जाएगी, तो आपके पास अपने आप वो अकाउंट नंबर पूछकर पैसे डालना वो शुरू करेंगे उसके बाद, और वो आपके लिए हमेशा एक इनकम का, आय का स्रोत बन जाएगा। इसी के साथ साथ साहित्यिक ई पत्रिकाओं का संपादन आप कर सकते हैं। आप अपने पोर्टल बना सकते हैं, वेब मैगजीन शुरू कर सकते हैं, अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं। ई कल्पना, रचनाकार, शब्दांकन, मातृभारती, अनुभूति, ये सब यही हैं, और इन्हीं के द्वारा देख सकते हैं आप साहित्य को उन्होंने कैसे आगे बढ़ाया है। तो मित्रों, ये भी आप एक बहुत बड़ा काम इनके साथ जुड़कर कर सकते हैं।
इसके बाद एक अगला जो विषय है हिंदी के का बड़ा क्षेत्र है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वो है कारपोरेट कम्युनिकेशन के रूप में हिंदी, यानी बिजनेस हिंदी जिसको कहते हैं। हिंदी आपने बिजनेस इंग्लिश के बारे में बहुत सुना होगा, कारपोरेट इंग्लिश, ये कारपोरेट हिंदी के बारे में नहीं सुना होगा, जबकि आपको पता है जो बिजनेस हिंदी है वो कारपोरेट कम्युनिकेशन की हिंदी है, जो हिंदी साहित्य की नहीं, संवाद की है। हिंदी जो संवाद की है, जो सिर्फ बोलचाल के लिए प्रयुक्त होती है, और जिसको आप कह सकते हैं कि खास तौर से विदेशी लोगों, विदेशी व्यक्तियों, विदेशी संस्थाओं के से जुड़ी चीज़ों के लिए हम लोग कारपोरेट हिंदी का प्रयोग करते हैं। खास तौर से डोमेस्टिक कॉल सेंटर में जो हिंदी के आधार पर नौकरियां जो मिलती हैं, वो भी आपको बिजनेस हिंदी है, जहाँ पर आपको बिजनेस से जुड़े यानी रोजमर्रा का जो कार्य व्यापार है उससे जुड़कर आप डोमेस्टिक कॉल सेंटर्स में आप हिंदी की नौकरियां पाते हैं। वहाँ पर आपको हिंदी ही बोलनी होती है और खूब बोलनी होती है, और वो जो हिंदी है वो बिजनेस हिंदी है, जिसमें संवाद होता है, जिसमें साहित्य नहीं है, जिसमें कम्युनिकेशन है, जिसमें बातचीत है, जिसमें एक दूसरे से आदान प्रदान होता है विचारों का और सूचनाओं का, जानकारियों का। इसी तरह से टेलीकम्युनिकेशन में भी हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। टेलीकम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है वो बहुत बढ़ गया है आजकल, और उसके साथ जुड़कर बहुत से लोगों को हिंदी की नौकरियां मिली हैं। आप सोच सकते हैं कि दुनिया भर में हिंदी पहली वैसे अगर देखा जाए तो पहली ही सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम पूरे एनआरआईज को जोड़ लें तो हिंदी दुनिया की सबसे बड़ी भाषा है बोली जाने वाली। तो इसका प्रचार प्रसार हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। विदेशों में व्यापारिक कंपनियां जो हैं उनमें हिंदी में हिंदी के कार्य उनमें भी होते हैं, और ख़ास तौर से जो मल्टीनेशनल कंपनियां या व्यापारिक कंपनियां भारत में आई हैं, आप कहेंगे कि वो तो सिर्फ वही हो सकती हैं जो हिंदी से जुड़ी हों। जी नहीं, भारत में काम करने वाली जितनी भी मल्टीनेशनल या बड़ी कंपनियां हैं, वो लोग हिंदी में अपना काम करते हैं, हिंदी में भी अपना काम करते हैं, और हिंदी से जुड़कर वो उनका जो कार्य होता है वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के कर्मचारी उनके साथ कार्य करते हैं। तो वहाँ के अधिकारी बिजनेस हिंदी के द्वारा जो एक संवाद की हिंदी के द्वारा यहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, और यहाँ जो व्यापार होता है वो उसमें हिंदी के लोगों की भी सहभागिता होती है। तो उनको हिंदी की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और वहाँ जो खास तौर से विदेशी जो लोग वहाँ से आते हैं वो तो हिंदी मांग कर सीखते हैं कि हमें हिंदी सीखना है, क्योंकि उनको यहाँ रहना है और कुछ साल यहाँ काम करना है, तो उनको हिंदी सीखना होता है। इसी तरह से हिंदी भाषा के शिक्षक, साहित्य के नहीं भाषा के, तो बिजनेस हिंदी के लिए हिंदी टीचर्स चाहिए जो लैंग्वेज टीचिंग करते हैं, और हिंदी भाषा के अच्छे जानकारों की कमी है। साथियों, हम सब हिंदी भाषा को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम हिंदी व्याकरण पर बात करना हमारे लिए उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हम भाषा जानते हैं तो व्याकरण हमें अपने आप आ जाती है, लेकिन किस नियम से कौन सा व्याकरण का नियम लग रहा है उसको समझना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन जब विदेशी आपसे हिंदी पढ़ेंगे तो वो आपसे नियम भी पूछेंगे, और वो नियम हमें बताना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अगर आप देखेंगे तो भाषा जानने के लिए हमें व्याकरण के साथ अच्छी भाषा जानना आवश्यक है। इस तरह के अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत है। व्यावसायिक कंपनियों में हिंदी के देशी विदेशी जानकारों की नौकरियां मिलती हैं, यानी देश में और विदेश में जो हिंदी जानने वाले हैं उनको इस तरह की नौकरियां मिल जाती हैं। एक मिनट। हाँ, ऑनलाइन हिंदी का भी इस समय बड़ा जोर है। ऑनलाइन शॉपिंग, मार्केटिंग, विकिपीडिया, और इसी के साथ साथ अमेज़न, फ्लिपकार्ट। आपको ये तो पता ही है कि सारी दुनिया हिंदी नहीं, अंग्रेज़ी नहीं जानती, और जो अंग्रेज़ी नहीं जानती वो हिंदी में, मराठी में, बंगाली में, तमिल में, तेलुगु में, गुजराती में, पंजाबी में अपना कार्य करती है। उसका कार्य नहीं रुकता है, उसकी शॉपिंग नहीं रुकती है, तो वो अपनी भाषा में उस कार्य को करते हैं। तो यहाँ पर बिजनेस हिंदी, बिजनेस मराठी, बिजनेस पंजाबी, इन सब का रोल होता है। तो साथियों, जो इस समय कारपोरेट कम्युनिकेशन में भारतीय भाषाएं जो हैं उनका न सिर्फ क्षेत्र बढ़ा है, उनका
जो योगदान भी बढ़ा है और उनकी मांग भी बढ़ी है। तो अगर हमारे विद्यार्थी इस तरह से सोचेंगे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में उनको बहुत सारी अच्छी नौकरियां मिल सकती हैं और बाजार के सर्वेक्षण के लिए भी उनको बहुत सारी ऐसी नौकरियां मिल सकती हैं जहां उनको कारपोरेट कम्युनिकेशन के रूप में बिजनेस हिंदी की जानकारी अच्छी तरह से हो। इसके साथ साथ मीडिया में हिंदी, इसकी भी बहुत बड़ी डिमांड है। मीडिया का तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। फिल्म है, धारावाहिक हैं, सीरियल हैं, विज्ञापन कंपनियां हैं, अब तो वेब सीरीज़ हैं, नाटक हैं। इन सब में आप समझ लीजिए कि स्क्रिप्ट राइटर, राइटर्स, टेक्निकल राइटर्स, स्टोरी राइटर्स, डायलॉग राइटर्स, ट्रांसलेटर्स, इनकी बहुत बड़ी मांग है। और ये मांग पहले उतनी नहीं थी क्योंकि पहले चैनल कम थे, सिर्फ फिल्में थी, फिर सीरियल आए, दूरदर्शन आया, फिर चैनल आए, फिर बहुत सारे चैनल हो गए, फिर इंटरनेट हो गया, फिर वेब सीरीज़ हो गई और अब तो फेसबुक और यूट्यूब सब कुछ हो गया है। तो हर एक जगह पर आपको लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज जानने वाले राइटर्स की ज़रूरत है, अच्छी भाषा के लेखकों की ज़रूरत है जो उस मीडिया के लिए लिख सकें। साहित्यकार अच्छा लिखते हैं लेकिन क्या वे मीडिया के लिए लिख सकेंगे, इस पर संदेह है क्योंकि ये माध्यम अलग होता है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम के लिए लिखना एक अलग स्किल चाहता है और उस स्किल के जो लेखक हैं, उन जो जिनको हम तकनीकी लेखक भी कह सकते हैं, उनकी बहुत ज़रूरत होती है। तो साथियों, ये जो प्रिंट मीडिया है उसमें भी क्रिएटिव और तकनीकी लेखकों की ज़रूरत होती है और उसके साथ साथ फिल्मों, सीरियल और उस वेब सीरीज़ और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, ऐप्स हैं, उन सब के लिए भी लेखकों की बहुत ज़रूरत है और वहाँ पर अच्छी संभावनाएं भी हैं। रेडियो जॉकी के रूप में, जो एंकर के रूप में अब बहुत सारी नौकरियां हो गई हैं जब से सारे एफएम चैनल्स 20 साल से आ गए हैं। उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अच्छा अपना नाम कमाया है, पैसे कमाए हैं और उनको कार्य भी लोग पसंद भी किया जाता है उनको, वो सेलिब्रिटी भी बने हैं। इसी तरह, और वो लेखक नहीं है लेकिन सेलिब्रिटी है। दूसरों की कहानियां सुना सुना कर लोग बहुत सारा नाम और पैसा कमाते हैं। इसी तरह रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा के लिए स्क्रिप्ट राइटर, डायलॉग राइटर, गीतकार, गीत लिखने वाले, प्राकृतिक एवं कलात्मक रूप से सृजनात्मक लेखन जिसके लिए ज़रूरी है फिल्म मीडिया में, वो है गीतकार। तो गीतकार अपने गीत लिख कर देते हैं, भजन लिख कर देते हैं। ऐसे ऐसे हमारे कुछ राइटर हैं जिन्होंने सिर्फ भजन ही लिखे हैं, जो सिर्फ देवी गीत ही लिखते हैं और वो हिट हो जाते हैं। तो ये सबकी अपनी विशेषज्ञता है और सबका अपना अपनी कुशलता है, दक्षता है कि किस तरह वो वहाँ तक पहुँच सकते हैं। मित्रों, इसी तरह से कथा, जो हिंदी में विज्ञापन है, विज्ञापन की जो कॉपी राइटिंग जिसको कहते हैं, उसकी भी बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कॉपी राइटिंग का क्षेत्र जिसको कहते हैं, और उसमें आप जान लीजिए कि हज़ारों कंपनियां हैं जिनको विज्ञापन बनाने होते हैं और विज्ञापन बनाने का अर्थ है सबसे पहले हिंदी में बनेगा, फिर भारतीय भाषाओं में डब होगा या सबटाइटल किया जाएगा। तो इस तरह से ललित कलाओं में भी हिंदी की काफ़ी आवश्यकता है। जो ललित कलाएं हैं उनसे जुड़कर, हिंदी से जुड़कर ललित कलाओं के विषय में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। आप सोच लीजिए कि हमारे पास कला के ऊपर लिखने वाले, ललित कलाओं पर लिखने वाले कितने लोग हैं। कितने लोगों को समझ है कि भारत के शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गीत और शास्त्रीय संगीत के ऊपर कितने लोग हैं जो अच्छा लिख सकते हैं। जो अच्छे शास्त्रीय संगीतकार हैं, नृत्यकार हैं, तो वो लोग अच्छे कलाकार हो सकते हैं, अच्छे लेखक नहीं हो सकते। कलाओं के ऊपर लिखने वाले, चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला के ऊपर लिखने वाले लेखकों को की कमी है क्योंकि उस विषय को जानने वाले और अच्छा लिख सकने वाले लोग उसमें नहीं है। तो आप अपनी एक विशेषज्ञता बना सकते हैं। 2-4 साल लगेंगे, उसके बाद आप उस क्षेत्र में महारत हासिल कर सकते हैं और फिर लिखने लगिए। फिर तो आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। इसी तरह से जो विज्ञापन, जो हिंदी और अंग्रेजी फिल्में होती हैं, विज्ञापन होते हैं, उनकी लिपियों का भी अनुवाद किया जाता है। तो वो भी एक कार्य है जो आप कर सकते हैं, जो अंग्रेजी में हिंदी को लिखना इस तरह से, और दूसरी भाषाओं, विदेशी भाषाओं से जुड़कर भी उनकी लिपियों को हम अपनी लिपियों में बदल कर लिखते हैं। कई बार ऐसी आवश्यकता भी आ जाती है। तो मीडिया का बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें लेखन की कोई सीमा नहीं है, जितना आप लिख सकते हैं उतना लिखिए।
इसके साथ साथ अगला क्षेत्र है जनसंपर्क का। जनसंपर्क में आप समझ लीजिए कि वित्तीय साक्षरता है या फिर जागरूकता है। इसके बारे में हिंदी में कौन लिखेगा जिसको अर्थशास्त्र का भी ज्ञान हो और हिंदी का भी ज्ञान हो। जो कानून के बारे में लिखना है, भारत में कानून की आप समझ सकते हैं कि सबको ज़रूरत पड़ती है कभी ना कभी। कोर्ट कचहरी या अपने बारे में जानना या अपने अधिकारों के बारे में जानना, तो इन सब के बारे में जानने के लिए हमें अपनी भाषा में सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। कम सामग्री उपलब्ध है, और नहीं उपलब्ध है तो इसका कारण ये है कि वो सारी चीज़ें जो हिंदी में है नहीं, तो उनको हिंदी में लाने के लिए अच्छे लेखकों की ज़रूरत है। ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है। और इसी तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, अब जितने भी किसान हैं, कितने किसान अंग्रेजी बोलने वाले होंगे। तो आप समझ सकते हैं देश भर में जितने भी किसान हैं वो अपनी भाषाओं में ही कार्य करते हैं। तो उनके लिए डीडी का तो पूरा किसान चैनल ही समर्पित है। तो अगर आप सिर्फ किसानों के लिए ही लिखने लगें, उनकी फसलों और उपज के बारे में, उनके खेती की बीमारियों के बारे में, और अच्छी अच्छी पुस्तिकाएं उनके लिए लिख कर देने लगें, तो मित्रों मैं सच कह रहा हूँ कि आप बेस्ट सेलिंग राइटर ऐसे ही बन जाएंगे। क्योंकि वहाँ पर 10-20 रुपए की बात नहीं है, वहाँ पर नाम की बात है और उस महत्व की बात है जो महत्वपूर्ण कार्य आप उनके लिए करेंगे। तो ये सारा जो जनसंपर्क से जुड़ा क्षेत्र है, जो कंपनियों में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अपना कार्य करते ही हैं। मैं उन क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जहाँ पर लिखने वाला कोई नहीं है, लगभग ना के बराबर लोग हैं। और जो बड़े पत्रकार हैं या बड़े जो विचारक हैं, उन वो अखबारों में छप जाते हैं, लेकिन उनका ज्ञान हमारे किसानों तक, हमारे आम जनता तक नहीं पहुंच पाता है। क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल जो है, जो बिल्कुल ज़मीनी स्तर तक उस ज्ञान को पहुंचने की ज़रूरत जो होती है वो है, और वो हिंदी और भारतीय भाषाओं में ही संभव है। तो जनसंपर्क से आधारित इस तरह का जो साहित्य है वो भी लिखा जा सकता है और उस तरह का कार्य भी किया जा सकता है, जो कि हमारे हिंदी के बच्चे अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके साथ साथ साथियों एक और बड़ा क्षेत्र है जो हिंदी के लोग कर सकते हैं, हिंदी के विद्यार्थी, वो है स्वरोजगार की हिंदी। यानी अपने खुद से अपना रोजगार पैदा करना। इसके लिए बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे होटल उद्योग है, होटल प्रबंधन है, पर्यटन उद्योग है, ऑनलाइन सेवा प्रदाता कंपनियां हैं, या फिर ऑनलाइन सेवा प्रदान करने की जो बात है, जनसंपर्क के साथ इंफोटेनमेंट है, मोबाइल ऐप बनाना, और इसके साथ साथ पुस्तकालय चलाना या पुस्तकालय बनाना, वाचनालय बनाना, दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण करना, पत्रिकाओं का संपादन करना, प्रकाशन करना, अ, कवि सम्मेलन, हिंदी मुशायरे, और हिंदी मेला, हिंदी से जुड़ी जो और चीज़ें हैं, संस्कृति मेला, इन सब का भी आयोजन विस्तार से किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है सम्मेलन, सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशालाएं। जो कार्यशालाएं हैं, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ कार्यशालाएं पढ़े लिखे ही लोग कर सकते हैं। आप गांव में भी कार्यशालाएं कर सकते हैं, आप उन आदिवासी क्षेत्रों में भी कार्यशालाएं कर सकते हैं जहां वाकई उनको कुछ सीखने को मिलेगा और वो आपके प्रति कृतज्ञ होंगे और आप समाज के लिए कुछ कर सकेंगे। रचनात्मक लेखन का प्रशिक्षण आप कर सकते हैं। पुस्तक व्यवसाय का प्रकाशन, संपादन, ये भी आप अच्छी तरह कर सकते हैं। एक डेस्कटॉप सेंटर की स्थापना कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को निमंत्रण कार्ड बनाकर दे दें, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें प्रकाशित करके दे दें, उनकी डिज़ाइन करके दे दें, क्योंकि हिंदी और भारतीय भाषाओं में इसकी बहुत ज़रूरत है और इसके लिए ढूंढना पड़ता है। डबिंग और रिकॉर्डिंग का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है मित्रों। आप समझिए कि मीडिया में मुंबई में या दिल्ली में जहाँ बड़ा मीडिया काम करता है, वहाँ पर तो डबिंग के बहुत से स्टूडियो हैं, रिकॉर्डिंग की सुविधा है। छोटी छोटी जगहों पर ये सुविधाएं नहीं हैं। यानी लोगों को उनकी सामग्री को डब करके, रिकॉर्ड करके, अच्छी भाषा में, अच्छी आवाज़ की, उत्तम आवाज़ में करके देना,
ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। जो अच्छा बोल लेते हैं, जिन लोगों की आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है, वो डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस अच्छा हो, और उसके लिए आपको अच्छा पैसा मिलता है। अच्छी तरह से आप डबिंग और रिकॉर्डिंग में अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये सोच लीजिए, हिंदी भाषा के भी एक्टिविस्ट आप बन सकते हैं, और उसमें भी आपको बहुत सारा काम करने को मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आप सामग्री बना सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी कोचिंग कर सकते हैं, और उसमें हिंदी में जो सिविल सर्विसेज हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, बैंकिंग सेवाएं हैं, न्यायिक सेवाएं हैं, सिविल के साथ स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, बैंक की नौकरियां हैं, इनमें आप बच्चों को ट्रेंड कर सकते हैं। सच मानिए कि इनमें ज़्यादा ज़रूरत है। अंग्रेज़ी में तो बहुत लोग कर रहे हैं, हिंदी में इन लोगों के लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत है, और इससे लोगों को बहुत सारे रोज़गार के अच्छे अवसर मिलेंगे। मित्रों, दुभाषीय का कार्य भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास दो भाषाएं हैं, एक कोई विदेशी भाषा आपने सीखी है, तो आपको दुभाषिया, लेखक, अनुवादक, संपादक, इन सब का कार्य भी आराम से मिल सकता है। आप समझिए, अब यूएई जो संयुक्त अरब अमीरात में है, अब हिंदी में उनके कोर्ट में अंग्रेजी के बाद जो अरबी और अंग्रेजी के बाद तीसरी भाषा हिंदी शामिल कर ली गई है, कि अगर वहाँ पर कोई केस हुआ है और कोई हिंदी में बयान करके दावा करे या अपील करे या बहस करे, तो उसको आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया है। यानी यूएई के कोर्ट में हिंदी कोर्ट की भाषा बन चुकी है, जिसमें आप दावा भी कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, और यूएई में ये मान्य हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा कार्य विदेशों में भी हिंदी को लेकर हो रहा है। भले धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन कार्य कम नहीं है, कार्य बहुत बहुत लेवल पर, बहुत स्तरों पर हो रहा है, और धीरे धीरे पूरी दुनिया में हिंदी का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हिंदी कमज़ोर हो रही है, या हिंदी दुनिया भर में अंग्रेज़ी की ज़्यादा धूम है, बिल्कुल नहीं है। अंग्रेज़ी एक व्यापार की भाषा थी और बाजार की भाषा थी। हिंदी भी अब थोड़ा सा उस ओर अग्रसर है कि वो उसने प्रैक्टिकल रूप से उस अपने को स्वीकार किया है। हिंदी में अब चीज़ें आई हैं, और ख़ास तौर से जो विदेशी कंपनियां हैं और विदेशी जो बाज़ार है, उसको भी ये पता चल गया है कि हिंदी के को छोड़कर आप कुछ नहीं अच्छा कर सकते। इसलिए हिंदी से जुड़कर उन्होंने बहुत सारे जो ये काम है, इनको करने के लिए हिंदी में उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, और हिंदी में वो जुड़े भी हैं, और उनको हिंदी चाहिए भी। इसीलिए अब हर मोबाइल में आप देखते हैं कि जब भाषाओं का ऑप्शन आप चुनते हैं, तो आपको दुनिया भर की और भारत की सारी भाषाएं वहाँ पर दिखाई देती हैं, और आप अपनी भाषाओं में कार्य कर सकते हैं। तो साथियों, जो कार्य हिंदी का है, वो बस ये जान लीजिए कि आपको अपनी भाषा से अगर प्यार है, और आप में ज़रा सी भी रचनात्मकता है, तो आपके पास रोजगार की कोई कमी नहीं है। खूब मज़ा आएगा। जनसंपर्क कंपनियों का कारोबार जो है 2020 तक बढ़कर 2000 करोड़ रुपए हो गया है। 1500 रुपए वाला जो फीचर फोन होता है, उसमें अब 22 भाषाएं जो हैं डाली गई हैं। आप सोच सकते हैं ये किस तरह हुआ है, क्योंकि मेरे मेरे देश का भविष्य भाषाओं के हाथ में है, और भारतीय भाषाओं के हाथ में है। तो अगर आपको भारतीय भाषाओं में संभावनाएं दिख रही हैं, तो आपको बहुत सा रोजगार वहां पर मिल सकता है। तो आप ये समझिए, हिंदी या इंग्लिश या मराठी या मिंग्लिश या तमिल या टिंग्लिश से जुड़कर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको बस, आपकी योग्यता क्या है? योग्यता यही है कि आपके पास वर्तनी और व्याकरण पर आपको अच्छी पकड़ होनी चाहिए, वाक्पटुता होनी चाहिए, टीम वर्क की कला होनी चाहिए, बारीक से बारीक बात पर सावधानी बरतनी, और डेडलाइंस का दबाव सहने की क्षमता, सही समय के अंदर कार्य कर पूरा करके देने की क्षमता अगर आप में है, सामान्य ज्ञान की जानकारी है, तो आप में आपको रोजगार की कोई कमी नहीं है। और अगर थोड़ी अंग्रेजी आती है, तो ये बात सोने पे सुहागा साबित होती है। तो मुझे लगता है इतने सारे जो विषय हैं, अगर इनमें आप काम कर लेते हैं, और इनमें अगर आप अपने थोड़ा सा अपना विस्तार कीजिए, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाइए, तो हिंदी में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं, जिससे हम कभी भी ये उससे
खाली नहीं बैठ सकते हैं, जिससे कभी भूखे नहीं मर सकते। तो मुझे सह शिक्षा साहचर्य के पृष्ठ पर बोलने के लिए अवसर दिया गया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को। और यदि कोई प्रश्न है तो मैं उनको देने के लिए तैयार हूँ। कोई प्रश्न पूछना चाहे या कुछ और विषय पर जानकारी चाहे तो ठीक है। तो फिर मुझे लगता है कि अब इसको समाप्त किया जाए। आप लोगों ने बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने ध्यान से सुना और मुझे अवसर दिया इस पर बोलने के लिए।